देखो लिखे क्या है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जरा देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है व्हेन टू वेव सुपरपोज देन रिजल्टिंग ऑक्सीलेशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल गेट मॉडिफाइड एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। अब देखो क्या लिखा हूं मैंने, इफ टू वेव सुपरपोज एट एनी पॉइंट एंड द डिस्प्लेसमेंट आर y1 एंड y2 देन बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन y वेक्टर इज इक्वल टू y1 प्लस y2, यानी जो रिजल्टिंग वेव बनेगा, रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट बनेगा, वेव नहीं सिर्फ एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, तो ये जो रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट बनेगा वह भी SHM होगा, क्योंकि ये दोनों पार्टिकल SHM कर रहा है, तो ये भी पार्टिकल SHM ही करेगा और उसका रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से दिखाई देता है। और यदि ऐसे लिखें कि इफ डायरेक्शन ऑफ both y1 वेक्टर एंड y2 वेक्टर आर सेम, यदि सेम होगा तो यहां से लिखेंगे y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, तो वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है। अपोजिट होगा तो y1 माइनस y2 का मॉड लगा देंगे, क्योंकि y2 भी बड़ा हो सकता है, y1 भी बड़ा हो सकता है। ठीक, लिखिए इसको। लिखिए इसे, सॉरी, ओके। देखिए कोई वेव है, स्ट्रिंग वेव, देखिए यहां पे ऐसे बना रहे हैं, ये वेव इधर देखो, ये वेव इधर जा रही है, वेव पल्स, और ये इधर जा रही है, मीडियम सेम है, वेव स्पीड सेम होगा, टेंशन T दोनों में सेम है, तो अंडर रूट T बाई म्यू। ओके, अब देखो ये वेव इधर और ये वेव इधर, जब यहां कहीं कुछ आकर मिलेंगी बीच में, जब मिलेंगी तो देखिए क्या होगा, ये इसका एम्पलीट्यूड है बच्चों A1, इसका एम्पलीट्यूड यदि मैं A1 कहूं और इसका एम्पलीट्यूड हम यदि A2 कहूं, तो देखिए जब यह सुपरपोज करेंगे तो दोनों का डायरेक्शन देखिए सेम है, तो होगा क्या, सुपरपोजिशन के बाद जो रिजल्टिंग वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, जरा हमें कोई बताए। ठीक, तो ये जो एम्पलीट्यूड बनेगा, दिस एम्पलीट्यूड इज A1 प्लस A2। कुछ आपको आइडिया लग रहा होगा, समझिए कि दो लोग हैं और स्ट्रिंग पकड़ रखे हैं, एक इधर एंड से और एक आप उधर से पकड़ रखे हैं, और इधर से मैं क्या एक वेव पल्स क्रिएट करता हूं, उधर से आप करते हैं, बीच में जब वेव पल्स मिलेंगी तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा।
ठीक। और ये जो डॉटेड करके हमने जो दिखाने की कोशिश की है यहां पे, ये तो ये है आपकी, ये जो इधर जाएगी, क्योंकि यह दिखाई नहीं दे रही है, रिजल्टिंग तो ये फॉर्मेशन हो गया, पर होती तो ये जो डॉटेड वाला होता है ये इधर जा रहा होता V से, और सेम ये इधर जा रहा होता V से। इसका एम्पलीट्यूड ये जो है A2 A1 और इसका एम्पलीट्यूड A2, और इन दोनों का रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड बन गया A1 प्लस A2। और फिर उसके बाद फर्दर प्रोपागेशन चेंज नहीं होगा बच्चों, ये वेव आगे निकल जाएगी और ये वाली भी वेव ये इधर चली जाएगी सेम से। सुपरपोज करने के बाद ये रुकेंगे नहीं, सुपरपोज हुआ, रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट हर एक मीडियम पार्टिकल का बदल गया। देखो कोई, और ये A1 प्लस A2 तक आया, फिर धीरे धीरे ये वेव निकल गई और ये इधर चली आई, और इसका एम्पलीट्यूड वही, ये हो गया आपका A2 और ये हो गया आपका A1। तो कुछ समझ में आया? ये बनाइए इसको। हाँ, सुपरपोज करने के बाद और पहले वेलोसिटी सेम होंगी। देखो जो सुपर इम्पोज करेगा तो रिजल्टिंग वेव देखो दिखाई नहीं देंगी, रिजल्टिंग वेव वहीं पे, ये जो है ये वेव मूव नहीं करेगा, जैसे जैसे मिलेगा, ध्यान देना, जैसे इधर से ऐसे आ रहा है, इधर से ऐसे 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 आते आते देखो ऐसे बढ़ेगा ये, फिर ऐसे होगा ये, ठीक है, और फिर इधर से ऐसे, फिर ऐसे निकल जाएगी। ठीक, तो ये फिनोमिना हो रहा है। वेव, ये जो वेव है यह मूव करती हुई नहीं दिखाई देगी आपको, ये स्टैंडिंग नेचर की आपको समझ में आएगी। ठीक, और देखो यदि मैं, अब ये बना लिया आप लोग, ओके, अब देखो यदि मैं ऐसे बनाऊं, अब देखो और इसका एम्पलीट्यूड है A1। अब जरा इसके लिए जरा फिगर बनाइए आप, तो ये देख रहे हैं आप कि A1 जो है A2 से कम है, बनाइए तो सुपरपोजिशन के बाद कैसा फॉर्मेशन होगा, फिर मैं बनाता हूं, फिर मैच करिएगा, बना लीजिएगा, फिर उसके बाद थंब दीजिएगा।
देखिए, तो जो रिजल्टिंग फॉर्मेशन होगा वो कुछ इधर आके मिलेंगी ये दोनों वेव, चलिए ये देखिए आपकी A2 मैग्नीट्यूड की है और ये आपकी जो थी ये A1 मैग्नीट्यूड की है, पर ये दोनों रियल नहीं है। ये रियल आपका ये है जिसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A2 माइनस A1 होगा। ओके, और ये देखिए वेव इधर जाएगी और ये इधर, ये दोनों सुपरपोज की यहाँ पे, तो रिजल्टिंग ये फॉर्मेशन हुआ। तो हर देखो हर एक पोजीशन के मीडियम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देखो चेंज हो गया ना। देखिए यहाँ वाले पोजीशन का देखिए यहाँ पे था, इस पोजीशन का पार्टिकल का देखो डिस्प्लेसमेंट यदि ये रहता तो नीचे आता, यहाँ पे होता, ऐसे समझिए इस तरीके से। देखिए यदि ये वेव नहीं रहती तो यहाँ वाले पार्टिकल जब इस पे आता तो कुछ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता इसका किसी टाइम पे, और यदि वो रहती तो यहाँ वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यहाँ होता। तो ये समझिए यहाँ से ये y1 है और यहाँ से ये y2 है, तो रिजल्टेंट क्या हुआ y2 माइनस y1 हो गया अपोजिट डायरेक्शन में। तो एम्पलीट्यूड दिया हुआ तो A2 माइनस A1 हो जाएगा इसका। A2 माइनस A1 इज द मैक्सिमम, ये सिर्फ मैक्सिमम की बात हो रही है। और हर एक पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तो कहेंगे y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। तो y2 क्या होना चाहिए फिर, y2 इस वेव पल का इक्वेशन होना चाहिए, y1 इस वेव पल का इक्वेशन होना चाहिए। और वेव का इक्वेशन हम जानते हैं। क्लियर, थोड़ा कुछ हुआ। और सुपरपोजिशन के बाद वेव ऐसे फिर आगे ट्रेवर्स कर जाएगी। ये इधर जिसका एम्पलीट्यूड A2 है, ओके, और ये इधर जिसका एम्पलीट्यूड A1 है। ठीक, हो गया। ओके, application of superposition. There are three basic application पहला, इंटरफेरेंस ऑफ वेव। दूसरा, एंड द थर्ड वन इज बीट। यही तीन बेसिक फिनोमिना हो सकते हैं। तो यही तीनों हमको पढ़ना है, फिर वेव कंप्लीट हो जाएगा, फिर डॉपलर इफेक्ट विल बी द लास्ट टॉपिक। ठीक है, और ये तीनों बड़े बड़े टॉपिक हैं, इंटरफेरेंस ऑफ वेव, स्टैंडिंग वेव एंड बीट।
ओके, तो चलो 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ वेव, लिखिए इसको। हाँ, तो इंटरफेरेंस ऑफ वेव के बारे में कौन बताएगा? बताओ, कुछ ऐसी बातें लिखो। बताइए। इंटरफेरेंस ऑफ वेव कौन नहीं बताएगा? देखो, इंटरफेरेंस क्या है? एक सुपरपोजिशन ही है, पर कंडीशन व्हेन टू वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी and constant phase difference, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, यानी उनके बीच का जो फेज डिफरेंस हो वो टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। यानी 0 है तो 0 रहे, या पाई रहे या पाई बाई 2 रहे, वह कांस्टेंट बनाना चाहिए। देन that type of superposition, constant or superpose, then phenomena is called interference. Then that superposition phenomena is called interference. इस फिनोमिना को इंटरफेरेंस कहते। is called interference. ओके, तो और ऐसी वेव जो होती हैं उनको कोहेरेंट वेव, दीज वेव आर कॉल्ड कोहेरेंट वेव। ऐसी वेव को कोहेरेंट वेव कहा जाता है। ठीक है, तो यानी कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहा, ऐसी वेव को कोहेरेंट वेव कहा जाता है। तो जरा समझिए कि इंटरफेरेंस जो फिनोमिना है उसके लिए दो कंडीशन है। एक सुपरपोजिशन के समय उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए और कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, ओके। और इंटरफेरेंस को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 2 टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। ओके, पहला होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
कंस्ट्रक्टिव से नाम समझ रहे हो, जो निर्माण, जो बनाए, यानी जो बढ़े, कंस्ट्रक्टिव। इंटरफेरेंस, एंड द सेकेंड वन इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बहुत आसान चीजें हैं, एनालिसिस में थोड़ा ध्यान देना होगा, वो हम लोग देंगे। प्रीति बहुत अच्छे, कंस्ट्रक्टिव एंड सेकंड वन इज द डिस्ट्रक्टिव। तो इसको लिखिए, 1 by 1 कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव देखते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लिखिए इसको। ओके, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, लिखेंगे व्हेन टू कोहेरेंट वेव आर इन सेम फेज सेम फेज यानी नो लैग, ठीक, या इसको फाई बराबर हम लोग 0 भी लिखते हैं। आर इन सेम फेज, आर सुपरपोज superpose such interference is called constructive interference. When two coherent waves are in same phase or superposed, such interference is called constructive interference. Crest on one wave, fall on the crest on another wave is called, बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखिए इसको ऐसे समझते हैं कि ये वेव है कोई, ओके, और एक वेव ये भी है, इसको ऐसे बनाते हैं। देखो सेम फेज करने के लिए ये मैं लाइनिंग ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों। देखिए आखिर क्या मैं दिखाना चाहता हूं आपको। देखिए ये फर्स्ट वेव है,
जिसका इक्वेशन मान लीजिए y1 है। y1 इज इक्वल टू लिख देते हैं a, इसका एम्पलीट्यूड a1 साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, ऐसे है a1 माइनस a1। ओके, दूसरी वेव देखिए, ये है आपकी दोनों का क्रस्ट एक साथ मिल रहा है, वही इसका इक्वेशन है y2 इज इक्वल टू, इसका मान लीजिए एम्पलीट्यूड a2 हो गया साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। ये एक ही स्ट्रिंग पे है पर अलग अलग बना रहे हैं। मान लिए कि ये दोनों सुपरपोज करती हैं और इसका एम्पलीट्यूड हो गया वही a2 तो माइनस a2। तो आफ्टर सुपरपोजिशन जो रिजल्टिंग वेव बनेगा उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन कैसा होगा, इक्वेशन के बारे में बाद में चर्चा करेंगे हम लोग। देखिए उसका डायग्राम कैसे बनेगा वो, देखिए ये इसका भी क्रस्ट साथ में ही मिलता है। तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा, थोड़ा डिस्टेंस आप बढ़ा लीजिएगा, ये हो जाएगा a1 प्लस a2 और इसका जस्ट अपोजिट माइनस a1 प्लस a2। तो दिस वन इज द रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट of point of superposition। रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन, यानी ये जब दो वेव एक ही स्ट्रिंग पे होंगी तो जब ये दोनों मिलेंगे, जैसे एक पल्स का देखा था ना, वेव पल्स मिली थी तो a1 प्लस a2 या a2 माइनस a1 हो गया था, वैसे जब साथ में मिलेंगे तो रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट ये बढ़ जाएगा। तो इसका प्लस इन दोनों का सम a1 प्लस a2 a1 माइनस a2, ये थोड़ा बड़ा रहेगा इन दोनों के कंपेयर। ठीक, तो ये रहा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लिखिए इसको, ओके। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सारा सेम लिखिएगा कि व्हेन टू कोहेरेंट वेव are in opposite phase, अपोजिट फेज यानी फाई बराबर पाई आर सुपरपोज,
such superposition is called destructive interference, DES, destructive interference. When two coherent wave are in opposite phase are superposed, such interference is called destructive interference. फिगर हम पिछले वाले से ही उठा लेते हैं। आइए देखिए, इसको ऐसे बना देते हैं। मान लिया कि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, ए है, और देखिए ठीक है। तो जो रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट मिलेगा ये प्लस A2 माइनस ए, ये भी प्लस A2 माइनस ए, सेम ले लिया हमने है। तो रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ऐसे सीधे एक लाइन बनेगी बस, और कुछ नहीं। और देखिए दोनों वेव को यदि हम प्लॉट करें तो ऐसे दिखा देंगे हम। डॉटेड, क्योंकि ये रियल में है नहीं, और एक दूसरी इसके नीचे, ये दोनों सुपरपोज की, और जितना एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, दूसरा उतना ही नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट दिया, और रिजल्टेंट जीरो होता चला गया। और यहां पे रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो। बना लीजिए इसको, क्लियर होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ऐसे लिखिए, चलिए, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वो डायग्राम बनाना था जो अभी आप बना रहे थे। नाउ एनालिसिस ऑफ वेव इंटरफेरेंस। देखिए
अब इंटरफेरेंस हम कर रहे थे इसमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, ये तो दो एक स्पेसिफिक कैटेगरी थी, पर इसके अलावा भी ऐसा नहीं कि A1 + A2 होगा या A1 - A2 होगा, ऐसा ही नहीं, इसके अलावा भी अनन्य संभावनाएं हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं एक जनरल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस विथ न्यूमेरिकल अप्रोच। ठीक है, आइए देखिए, ध्यान से देखिए, इधर एकदम पेन नीचे रखिएगा और लिखने का काम बंद कीजिएगा। और देखिए यहाँ पे कोई सोर्स ये है और ये एक वेव है, या फिनोमिना स्ट्रिंग वेव के लिए भी कॉमन होने वाली है और साउंड के लिए भी कॉमन होने वाली है। और यहाँ पे सोर्स S1 है और यहाँ पे S2 है और ये वेव है आपकी। ओके, इसका एम्पलीट्यूड मान लेते हैं A1 और इसका एम्पलीट्यूड कह देते हैं, इसका एम्पलीट्यूड हो गया A2। ठीक, अब देखिए कहां पे सुपरपोज किया था, सिर्फ एक पॉइंट पे सुपरपोजिशन, एक के ऊपर एक वेव नहीं है, एक पॉइंट पे, और उस पॉइंट का जरा हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं और उसको ही जनरलाइज कर देंगे तो हर एक पॉइंट पे जब सुपरपोज करेगा तो उसका इक्वेशन क्या होगा या उसके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होगा। ठीक, आओ देखते हैं। तो ये मान लिया कि पॉइंट P है और पॉइंट P पे एट पॉइंट P द डिस्प्लेसमेंट of particle displacement due to source 1 and source 2, सोर्स और 1 और 2 की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यदि हम यहाँ पे लिखें y1 और y1 इज इक्वल टू, हम लिखेंगे क्या, इसका एम्पलीट्यूड है A1 sin ओमेगा t, सिर्फ एक का, kx नहीं, क्योंकि यह SHM का इक्वेशन हम लिख रहे हैं। और दूसरा y2 इज इक्वल टू, उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम जाएगा A2, तो A2 sin ओमेगा t -phi लिख दिया हमने। इसलिए लिख दिया क्योंकि कोई जरूर ओमेगा टी भी लिख सकते थे, पर ओमेगा टी लिखेंगे तो सेम फेज में हो जाएगा। फाई लिख दिया हमने तो इसका मतलब क्या है कि कुछ फेज आगे हो सकता है या कुछ फेज पीछे हो सकता है। ठीक है, तो +- कुछ भी लिखा जा सकता है यहाँ पे, यानी फाई है उनके बीच का फेज डिफरेंस। कितने लोगों को यहाँ तक क्लियर है कि यह y1 होता डिस्प्लेसमेंट जब एक ही वेव इस पॉइंट P से ट्रेवर्स करती, और y2 होता जब इससे जाता, तब इसका इक्वेशन होता। ओके, नाउ देखिए भी, नाउ बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन POP, प्रिंसिपल ऑफ POS ना, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक, y इज इक्वल टू y1 + y2, यही है। और इससे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल लोकेटेड एट पॉइंट P पॉइंट पे लोकेटेड जो होगा उसका डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो जरा देखिए, तो मैं y बराबर लिख रहा हूं, तो y इज इक्वल टू A1 sin ओमेगा t प्लस A2 sin ओमेगा t -phi। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहले क्या काम करते हैं, इसको ओपन करते हैं। तो y इज इक्वल टू A1 sin ओमेगा t प्लस A2 sin ओमेगा t वाले टर्म को ओपन किया, sin A - b, तो sin ओमेगा t cos phi, और फिर प्लस
A2, अब जरा देखो इसको लिख रहा हूं cos ओमेगा t sin phi। ठीक, यहां लिखिए, फिर उसके बाद बताता हूं। यहां तक लिखिए, विथ फिगर बनाइए। चलिए तो देखिए, तो देखो इन दोनों में, देखो इन दोनों में मिलाकर क्या कॉमन हो रहा है उसको देखते हैं। देखिए y इज इक्वल टू A1 प्लस A2 cos phi sin ओमेगा t प्लस A2 sin phi cos ओमेगा t। देखिए यहां तक क्लियर है। अब दो वेव थी, दो वेव की वजह से एक पॉइंट पे जो एसएचएम हो रहा था, या दोनों एसएचएम के ही इक्वेशन है, तो रिजल्टिंग इक्वेशन भी एसएचएम का ही होगा। यदि ये एसएचएम का है और ये भी एसएचएम का है, तो दोनों का रिजल्टिंग भी एसएचएम ही होगा। यानी इसका भी नेचर y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t जैसा ही होगा। तो इसको बनाने के लिए देखिए, आप लोग टारगेट के हैं, आसानी से समझ सकते हैं। इस वैल्यू को माना लेट दिस वैल्यू इज इक्वल टू r cos थीटा, और इसको मान लिया हमने r sin थीटा। ऐसा होगा, यानी इस नेचर का होगा, इसको इसी स्वभाव का होना पड़ेगा, तभी एसएचएम हो पाएगा। तो देखिए, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे पुट करिए, तो r cos थीटा के बाद में लिखेंगे, पहले साइन लिख देते हैं, साइन ओमेगा t सॉरी cos थीटा प्लस r साइन थीटा cos ओमेगा टी। देखिए इसमें से r कॉमन हो जाएगा, और क्या लिख सकते हैं जरा बताइए तो हमें, ध्यान से देखिए। तो y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, r, बताइए आगे, खुद से बोलिए। बताइए जरा खुद से। बहुत अच्छे, साइन ए प्लस बी का फार्मूला है, तो साइन ओमेगा टी प्लस थीटा बन जाएगा। ये लो हो गया रिजल्टिंग इक्वेशन। तो दिस वन इज द रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट of the point of superposition।
पॉइंट ऑफ सुपर पोजिशन। ठीक है, जहां पे आर क्या है आपका, आर एम्पलीट्यूड के लोकेशन पे है, तो ये हो गया एम्पलीट्यूड, और थीटा इज द इनिशियल फेज। इनिशियल फेज आर तो हमें पता है नहीं, आर देखिए कैसे निकालेंगे हम, देखिए ऊपर लिखिए मत, अभी देखिए, देखो चूंकि आर कॉस थीटा इज इक्वल टू A1 प्लस A2 कॉस फाई एंड आर साइन थीटा इज इक्वल टू A2 साइन फाई, तो जरा देखिए तो क्या हम यहां से देखिए, यहां से मैं लिख रहा हूं स्क्वायर करके दोनों का सम करते हैं, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब लेफ्ट में इसको लिखिए A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस A1 प्लस A2 कॉस फाई का स्क्वायर। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो ये देखिए मैं लिख रहा हूं आर इज इक्वल टू, तो इधर को लिखे हो तो सबको ब्रैकेट में लिखूंगा मैं, अंडर रूट में, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में आएगा और सब कुछ अंडर रूट में हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म आर इज इक्वल टू, तो देखिए पहले नीचे वाले को ओपन कर लेते हैं, तो लिख रहा हूं मैं A1 स्क्वायर प्लस देखिए A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, ये देखिए नीचे वाला हुआ, ये वाला सॉल्व हो गया, अब प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, जरा इन दोनों टर्म को देखिए तो क्या इसमें से A2 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1, तो बचेगा क्या A2 स्क्वायर। तो देखिए अगेन लिख रहा हूं आर इज इक्वल टू अंडर रूट, देखिए A1 स्क्वायर प्लस इन दोनों को मिलाकर लिखूं तो A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, लो ये आ गया। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। जरा समझिए बच्चों कि यहां पे जो इक्वेशन है क्या ये वेक्टर सम जैसा दिख रहा है, वेक्टर में दो वेक्टर यदि A1 A2 होंगे तो और उनके बीच का जो एंगल होगा यदि वह फाई होगा, तो क्या यही है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई होगा। तो इसीलिए जब हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जब पढ़ा था तो उस समय क्या लिखा हुआ था टर्म कि y वेक्टर इज इक्वल टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर, वेयर y1 एंड y2 वेक्टर आर द डिस्प्लेसमेंट एट द पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन ड्यू टू टू वेव्स एंड y इज द रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट। तो वेक्टर सम था, यहां पे देखो प्रूव भी हो रहा है कि हाँ वेक्टर सम की तरह यह बिहेव करता है। ठीक है, अब ये तो निकल गया, इसको ध्यान रखिएगा आप, इस पे बेस्ड हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब बात आई थीटा की, थीटा कैसे निकालेंगे, तो आप लोग ऊपर वाला कुछ लिखे हैं, इसको लिखिए, थीटा बताता हूं, या ये देखिए इधर आप लोग ये तो लिख लिए होंगे निश्चित रूप से, यहीं पे देखिए थीटा बता देता हूं मैं। तो देखिए थीटा, तो डिवाइड करिए, तो आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू tan थीटा, डिवाइड कर दिया, तो इसको भी इधर से इधर डिवाइड करना होगा, तो A2 साइन फाई इज इक्वल अपॉन
A1 प्लस A2 cos फाई। ठीक है, तो यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, तो लिख देंगे tan इनवर्स A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 cos फाई। ये लीजिए आपका रिजल्ट। तो इसको लास्ट में लिख लीजिएगा, इसको भी लिखिए, लिखिए तो जरा इसे। ओके, तो देखिए थोड़ा इसको वेक्टर से आपको दिखा दूं, एक तरीके से आप ऐसे समझिए कि ये आपका है A1 वेक्टर और ये मान लेते हैं ये आपका A2 है। इन दोनों के बीच का फेज एंगल फाई है, तो ट्रायंगल लॉ लगाते हैं, तो एक ऐसे बना लें, एक ऐसे बना लें, और ये यहाँ से इसको ऐसे बना दें। और तो ये देखिए थीटा हो गया इनिशियल फेज, ये आपका थीटा है और ये आपका आर है। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग इससे आगे करेंगे, विच इज द इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड सीरीज, डिफरेंट केसेस होंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में यहीं से आगे करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो नए साल पे हम लोग मिलेंगे बच्चों, तो आपको नए साल की अग्रिम शुभकामनाएं। ठीक है, और हाँ चलिए, तो 2021 भगवान करे कि सबका अच्छा हो और आप लोग अच्छे से पेपर दें। ठीक है, और पता चला है कि एक ही फॉर्म भरा जाएगा मेंस के लिए, मेंस का पेपर पहले है, तो फॉर्म आप लोग भरिएगा अच्छे से, सावधानी से भरिएगा, गलतियां नहीं करिएगा। ठीक है, और अगला साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहे, मेरी यही शुभकामना के साथ अगले लेक्चर में मिलते हैं नए साल पे। चलिए, थैंक यू।